और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अभी की ये बड़ी खबर है, नेपाल पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समय रहते छोटी बातों का हल जरूरी है, छोटी बातों को नजरअंदाज करना गलत होता है। संवेदनशील मुद्दों को सक्रियता से हल किया जाना चाहिए। नेताओं को भी गुस्से का सामना करना पड़ता है। नेताओं को धैर्यपूर्वक शिकायतों को सुनना चाहिए। जनता की समस्या का तर्कसंगत समाधान भी करना चाहिए और छोटी समस्याएं कभी भी बड़ी बन सकती हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। जेन ज़ी के आंदोलन के बाद नेपाल को नया मुखिया मिल गया है। सुशीला कार्की ने कल अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और आज सबसे पहले सुशीला कार्की काठमांडू के सिविल अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने आंदोलन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। नेपाल में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी क्रांति के बाद प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे नेपाल को नया मुखिया मिल गया। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही नेपाल में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। नेपाल की पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की ने शुक्रवार शाम को अकेले ही शपथ ली थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब खबर है कि कल 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ताकि आम चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। वहीं जेन ज़ी सरकार में शामिल नहीं हुई है, जो बाहर से ही पीएम सुशीला के कामकाज की निगरानी की बात कर रही है। वहीं ये कोशिश भी होगी कि अगले 6 महीने में आम चुनाव करा दिए जाएं। वहीं हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। काठमांडू से कर्फ्यू हटा दिया गया है, सड़कों पर फिर से चहल पहल दिखने लगी है। मैं इस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट के साथ साथ चल रहा हूं। अब आम जनजीवन कैसा है मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि क्या हालात हैं, कैसे बदल रही है यहाँ की तस्वीर। धीरे धीरे लोग अब सड़कों पर आने शुरू हो गए हैं। वहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सेना के जवानों ने सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है। और सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई, क्योंकि युवाओं और आम लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब हम आपको सुशीला कार्की के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं वो 6 चुनौतियां बताते हैं, जिसमें पहली चुनौती होगी नेपाल में आम जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाना। दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो है जेन ज़ी और पुराने नेताओं के साथ तालमेल बनाकर सरकार को चलाना। तीसरी चुनौती होगी अंतरिम सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना। चौथी चुनौती होगी आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बर्बाद हो चुके नेपाल का फिर से निर्माण करना। और पांचवी चुनौती होगी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में पिछड़े नेपाल को विकास की पटरी पर लाना। लेकिन दिल्ली से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली की एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल के अंदर बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। पुलिस समेत कई टीमें अस्पताल की जांच में इस वक्त जुटी हुई हैं और पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी धमकियों का सिलसिला बढ़ गया है। हालांकि अब तक जो धमकियां मिली हैं वो अफवाह ही निकली हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रमोद, जरा बताइए इस वक्त अस्पताल में क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली के शालीमार बाग के जो फोर्टिस अस्पताल है, मैक्स अस्पताल, वहाँ पर बम से उसे उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी गुरुग्राम के स्थित उनके हेड ऑफिस में मेल के ज़रिए आई थी। उसके बाद इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस की फायर सर्विस और बम स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंचा। पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई। तमाम जो लोग थे उन्हें बाहर निकाल कर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और जिसके बाद इस मेल को हॉक्स कॉल डिक्लेयर किया गया था। और उससे पहले बाकायदा दिल्ली के ताज पैलेस होटल को भी उड़ाने की एक धमकी मिली थी। वहाँ पर भी तमाम जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी ड्राइव को चलाया और पूरे होटल की तलाशी ली, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। तो आज पूरे दिन भर जो है जिस होटल और साथ में अस्पताल, इन दोनों को उड़ाने के जो मेल आए थे उसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके लिए इसमें बाकायदा आप लगातार नजर बनाए रखिए। प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। खबर यह है कि जम्मू संभाग के डोडा जिले के बेला के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली है और इसके बाद इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
इस बार बिहार चुनाव में हर एक सीट का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। लिहाजा हर सीट पर समीकरण सेट करने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की एक खास लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन क्लियर है, सूबे में हर सीट पर समीकरण फिट किया जाए। लिहाजा चुनाव प्रचार करने में भी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल बीजेपी करेगी जो उसे जाति विशेष के वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। बनिया समाज को साधने के लिए रेखा गुप्ता और भीड़ खींचने के लिए भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे, तो मोहन यादव के जरिए यादव वोटरों पर भी बीजेपी की नजर है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का लक्ष्य है कि हर जाति, हर वर्ग तक अपने संदेश को पहुंचाया जाए और पूरे 243 सीटों पर रणनीति के साथ ताल ठोकी जाए। और अब जरा ये भी समझिए कि आखिर योगी को बिहार में स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है, जब योगी ने चुनाव में जब प्रचार की कमान संभाली है तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा है। लेकिन इससे पहले भी जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया था और चारों ही सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा था। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 23 प्रत्याशियों के लिए योगी ने प्रचार किया था, जिनमें से 20 सीटों पर जीत मिली थी और स्ट्राइक रेट रहा था लगभग 95%। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी अगर याद करें तो 20 सीटों पर योगी चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और 20 में से 13 सीटों पर जीत मिली थी। यहां भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा था। उधर झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान योगी ने 13 सीटों पर प्रचार किया था और जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी। यहां पर उनका स्ट्राइक रेट 38% रहा था। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान सीएम योगी ने 9 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 7 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट लगभग 78% रहा था। तो बिहार में चुनावी सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बता रही है। सीट शेयरिंग पर पेच भले ही फंसा हो, मगर आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी की यात्रा किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं। अब देखना यह होगा कि यात्रा जनता के बीच कितना असर छोड़ पाती है। बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले आरजेडी चुनावी मोड में आ चुका है। वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम जो बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, तेजस्वी जी को समर्थन दे रही है, तेजस्वी जी को विश्वास प्रकट कर रही है, उससे आप लोग बेचैनी में हैं। हालांकि बीजेपी तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा पर निशाना साध रही है। जो जानवर का चारा तक को नहीं छोड़ा वो क्या बोलेगा। इसलिए बिहार के लोग, ये जो भ्रष्टाचारी अराजकतावादी लोग हैं, उनको देख चुके हैं। दरअसल पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यात्रा पर निकलने से पहले सीट शेयरिंग का पेच सुलझा लेना चाहते हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का कार्यक्रम जरूर जारी कर दिया। और तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद के साथ साथ नालंदा, पटना, इसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। मिजोरम पर आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ी सौगात मिली है। पहली बार मिजोरम रेलवे के नक्शे पर आया है, यानी पहली बार यहां से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। अब मिजोरम सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 बड़ी ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम देश के रेलवे नक्शे से जुड़ गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और साथ ही राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। 51.38 किलोमीटर लंबी बैरबी सायरंग रेलवे लाइन के निर्माण पर 8,070 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश की सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक इस लाइन को 2008-9 में मंजूरी मिली थी और इस पर 2015 में काम शुरू हुआ था। I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. प्रधानमंत्री ने साथ ही 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसमें सायरंग दिल्ली जो आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी राजधानी एक्सप्रेस है, सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सायरंग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल है। सायरंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन चलेगी, जबकि सायरंग से कोलकाता के लिए सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलाई जाएंगी। सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस रोज चलेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि 172 साल बाद मिजोरम में कैसे इतिहास बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सायरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, जिसके बाद मिजोरम की दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई है। इस रेलवे रूट में 45 तो टनल हैं, 45 सुरंग हैं और करीब करीब 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। इस लाइन पर 114 मीटर ऊंचा देश का दूसरा पियर ब्रिज है, जो कुतुब मीनार यानी कि 72 मीटर की जो कुतुब मीनार है उससे काफी ऊंचा है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सीएम मोहन यादव वहां एक एयर बलून में बैठे थे, लेकिन इसी दौरान हवा की तेज रफ्तार की वजह से बैलून में आग भड़क उठी, जिसको संभाल पाना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। सीएम मोहन यादव मंदसौर जिले के गांधीनगर में फॉरेस्ट सीट का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इस दौरान वो जब एयर बैलून में बैठे तो बैलून में आग भड़क गई। सीएम मोहन यादव बैलून में जिस जगह मौजूद थे उससे ठीक ऊपर लगी मशीन से आग की तेज लपटें उठती नजर आईं। इस दौरान वहां हवा का बहाव भी इतना तेज था कि बैलून को संभाल पाना मुश्किल हो गया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने बैलून में धधक रही आग के पास से उन्हें निकाल लिया। हालांकि इस दौरान वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बड़ी बात यह है कि मशीन में लगी आग अगर और भड़क जाती तो हादसा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते सीएम को वहां से निकाल लिया गया, जिसके बाद वो बाल बाल बच गए। इस हादसे के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए निकल गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने चंबल नदी में बोटिंग भी की थी और लोगों से वहां पहुंचकर प्राकृतिक सुंदरता को देखने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीएम मोहन यादव को एयर बैलून से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया, जिसमें हवा की गति तेज होने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया, उन्होंने कहा, और इसी वजह से आग भी धधक उठी। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का एक निश्चित हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है, लेकिन ज़्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मैं आज बीती रात से गांधी सागर के इस पर्यटन ग्राम में हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से अद्भुत स्थान डेवलप हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे पर्यटक केंद्र खासकर गांधी सागर टाइप के बहुत बिरले हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की 6 बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की 16 सितंबर से निकलने वाली बिहार अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। गिरिराज ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ स्वार्थ पर टिका है, जहां लाभ होगा वहीं साथ निभाएंगे। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की काफी खुशामद करते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पद का नाम तक घोषित नहीं कर पाए, इसलिए अब तेजस्वी यादव अपनी अलग राह पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आजमाया जाएगा यूपी का योगी मॉडल। योगी के विकसित यूपी 2047 के मिशन से प्रेरित होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की योजना तैयार की जा रही है, ताकि विकसित भारत के राष्ट्रीय एजेंडे को तेजी से बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी में है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। साथ ही शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जा सकती है। इससे पहले 8 सितंबर को परवेश वर्मा की अध्यक्षता में नई आबकारी नीति बनाने के लिए पहली बैठक हुई थी, जिसमें शराब उद्योग से जुड़े लोगों ने अपनी राय दी थी।
बाढ़ बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों का केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे, जिसमें अलग अलग जिलों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारी बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन की समस्याओं पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। तमिलनाडु के त्रिची में टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय ने अपने राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। बिहार के जमुई में एनडीए गठबंधन के सम्मेलन में हंगामा हो गया। चकाई विधानसभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय विधायक मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद आपस में भिड़ गए। मंच पर इन दोनों के समर्थक भी उलझ गए। स्थिति ऐसी बन गई कि मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई नेता हैरान हो गए। हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर मंच छोड़कर चले गए। और पुणे के मंचर में एक मजार को लेकर महाभारत देखने को मिल रहा है। हुआ यह कि मजार की मरम्मत के दौरान एक सुरंगनुमा चीज दिखाई दी। इसके बाद हिंदुओं के एक ग्रुप ने इस पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, सर्वे की मांग भी कर डाली। अब इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुणे के मंचर गांव में बीती शाम से ही माहौल ऐसा गरमाया कि पुलिस को दखल देना पड़ा। इस दरगाह के 200 मीटर के एरिया में सुरक्षा सख्त कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और इलाके में बीएनएस की धारा 166 लागू कर दी गई है। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या दरगाह के नीचे मंदिर के सबूत हैं? दावा यह है कि मोहम्मद मदनी की यह दरगाह 400 साल पुरानी है। इसका एक हिस्सा जर्जर हो चुका था, लेकिन जब मरम्मत का काम शुरू किया गया तो दरगाह के ठीक नीचे से सुरंगनुमा आकृति दिखाई दी। अब इसी कथित सुरंगों को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग बनाम कब्र की एक अघोषित लड़ाई शुरू हो गई है। खबर यह है कि स्थानीय हिंदुओं का एक ग्रुप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जा सकता है। फिलहाल दरगाह की सर्वे की मांग की जा रही है। हालात को देखते हुए पुलिस ने दरगाह की मरम्मत का काम रोक दिया है। आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की मुसीबत से बचा जा सके। और भोपाल में धर्मांतरण गैंग पर मोहन फोर्स का बुलडोजर चला है। हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने वाले गिरोह के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मामला इतना गंभीर था कि मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बेटियों पर अत्याचार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गैंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। फरहान, साद और साहिल के अवैध मकान गिरा दिए गए। पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी की। 500 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद रहे। लड़कियों को गिरोह बनाकर इन लोगों ने टारगेट किया था। छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए गए थे। ब्लैकमेल करके धर्म बदलवाने का उन पर दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। भोपाल में धर्मांतरण और रेप के आरोपियों पर बुलडोजर प्रहार। हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण और धर्मांतरण की साजिश रचने वाले फरहान, साद और साहिल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से रेप और धर्म बदलवाने के दबाव का मामला सामने आने के बाद मोहन फोर्स ने आरोपियों के अवैध ठिकानों को जमींदोज कर दिया। बेटे ने किया है तो ये अदालत फैसला करेगी। मैं थोड़ी होता फैसला करने वाले, आप थोड़ी होता फैसला करने वाले। अदालत का तो फैसला आन दीजिए आप। आरोप है कि युवाओं ने गैंग बनाकर छात्राओं को फंसाया, अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जी